हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हिस्ट्री क्लासेस। आज हम विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या अपनी बुनियादी समझ को मजबूत करना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक किसी समस्या को कैसे सुलझाते हैं और हमारे देश और विदेश के महान वैज्ञानिकों का इसमें क्या योगदान रहा है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान का अर्थ और जिज्ञासा क्या है। दोस्तों, मनुष्य में हमेशा से ही अपने आसपास के प्राकृतिक रहस्यों को जानने की एक तीव्र इच्छा रही है, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या है। मनुष्य में हमेशा से ही प्राकृतिक रहस्यों को जानने की एक तीव्र इच्छा या जिज्ञासा रही है। विज्ञान इन सभी सवालों का व्यवस्थित उत्तर देने की कोशिश करता है। और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान इन सभी सवालों का व्यवस्थित और सटीक उत्तर देने की कोशिश करता है। इसलिए कहा गया है कि जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। विज्ञान की शुरुआत मनुष्य की जिज्ञासा से ही होती है। आइए हमारे दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमारे मन में सवाल खड़े करते हैं। चिड़िया कैसे उड़ती है? प्रेशर कुकर में दाल या खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आए हैं? चलिए विज्ञान के नज़रिए से इनका उत्तर जानते हैं। प्रेशर कुकर का विज्ञान। कुकर के अंदर उच्च दाब बनता है। जी हाँ, कुकर के अंदर उच्च दाब बनता है जिसके कारण पानी का क्वथनांक, जिसे बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ जाता है और भोजन बहुत तीव्र गति से पक जाता है। आइए अब देखते हैं कि उड़ती हुई चिड़िया में कौन सा विज्ञान लगा है। पक्षियों का धारा रेखीय शरीर होता है और वो हवा के दबाव का अंतर उन्हें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हवा में उड़ने में मदद करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पक्षियों का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, मतलब कि उनमें ये शक्ति होती है कि वे हवा या पानी उस पर एक रुकावट लगाते हैं। जब वो चिड़िया उड़ती है तो हवा और पानी जो है उसके ऊपर एक रुकावट लगाते हैं, मगर जिनका धारा रेखीय शरीर होता है वे इस रुकावट को चीरते हुए आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए पक्षियों का जो शरीर है वो धारा रेखीय है और वो आसानी से उस हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाती हैं, इसलिए वे हवा में आसानी से उड़ पाती हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जहाँ से परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। वैज्ञानिक विधि के 11 मुख्य चरण। वैज्ञानिक किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए इन 11 व्यवस्थित स्टेपों का पालन करते हैं। वे 11 ये हैं: जिज्ञासा। आइए इन्हें एक एक करके लाइन टू लाइन समझते हैं। पहला चरण है जिज्ञासा, प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। ठीक है, अब हम इसे एक एक करके समझेंगे। तो जिज्ञासा का अर्थ है किसी घटना या वस्तु के बारे में जानने की इच्छा होना या पहला कदम है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न करना। जब जिज्ञासा होगी तो आप उस समस्या के बारे में स्पष्ट प्रश्न तैयार करेंगे। फिर उसके बाद परिकल्पना, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। प्रश्न का एक संभावित उत्तर या अनुमान लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद आता है परीक्षण, जिसे टेस्टिंग कहते हैं। अपनी बनाई गई परिकल्पना की जांच करने के लिए प्रयोग या प्रैक्टिकल करना। फिर पांचवा स्टेप है हमारा निरीक्षण। प्रयोग के दौरान बहुत ध्यानपूर्वक अवलोकन करना और देखना कि क्या बदलाव हो रहा है। चौथा है हमारा अभिलेखन। जो भी आपने देखा उन प्रेक्षणों और आंकड़ों को सही तरीके से लिखना या रिकॉर्ड करना। सातवां है हमारा विश्लेषण, जिसे एनालिसिस कहते हैं। प्राप्त आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करना और निष्कर्ष की ओर बढ़ना। आठवां हमारा वर्गीकरण, जानकारी को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर अच्छी तरह से समझना। नवा है हमारा
पुनर्विचार, प्रयोग से मिले परिणामों के आधार पर अपनी पुरानी परिकल्पना पर फिर से विचार करना। 10वां हमारा निष्कर्ष निकालना, प्रयोग के अंतिम परिणामों से सही और सटीक निष्कर्ष निकालना। 11वां है हमारा नए प्रयोग, निष्कर्ष मिलने के बाद नए प्रश्नों के साथ आगे के और प्रयोग करना। तो बच्चों यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। प्रश्न कैसे बनेगा ये आप जान लीजिए। ये 11 चरण दिए हैं, इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि जिज्ञासा के बाद कौन सा चरण आता है, या फिर आपको ये 4-5 पॉइंट्स दे देंगे या 11 पॉइंट्स दे देंगे पेयर्स में बना के, और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा चरण नहीं है या इसके बाद कौन सा चरण आएगा। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, इस टॉपिक से। तो दोस्तों, विज्ञान ने हमारे जीवन को बैलगाड़ी से लेकर रॉकेट तक पहुंचा दिया। आइए इस तालिका के माध्यम से समझते हैं या देखते हैं कि विज्ञान की आधुनिक देन क्या क्या है। ठीक है, तो इस पहले इधर क्षेत्र दिए हुए हैं आपको, फिर उसके बाद पहले के पारंपरिक साधन दिए हैं और विज्ञान के आधुनिक देन भी दिए हुई हैं। मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या थी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी क्या थी। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलिए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संसार के ट्रेडिशनल क्या थे, ट्रेडिशनल साधन क्या थे, विज्ञान के आधुनिक साधन क्या हो गए संचार के क्षेत्र में। तो जैसे पहले क्या था कि डाक भेजते थे लोग, लेटर्स लिखते थे। अब आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है, लोग टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट के थ्रू भी एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। पहले चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रेडिशनल मेथड क्या थे, नाड़ी देखकर अनुमान लगाना, जड़ी बूटी देना, या पहले वैद्य लोग से ही के पास लोग जाते थे, उनसे अपना इलाज कराते थे। मगर अब क्या हो गया है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स आ गई हैं, जिससे कि बहुत जल्दी पता चल जाता है कि क्या समस्या है, समस्या कहाँ तक पहुंच चुकी है, उसका इलाज किस लेवल पे करना है। ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले पारंपरिक तंत्र से अध्यापन था, चॉक डस्टर। अब लोग कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से भी पढ़ाई करते हैं। अंतरिक्ष में केवल काल्पनिक या सीमित ज्ञान था, अब क्या हो गया, चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण, कृत्रिम उपग्रह आदि। ठीक है, देखिए बच्चों, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, इसमें हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। हमें वो पढ़ना है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ से परीक्षा में 100% प्रश्न आता है। मैच मेकिंग आ सकता है, सुमेलित करने को आ सकता है, या नाम दे सकते हैं और उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ भारत के प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहले चरक, जो प्राचीन चिकित्सक हैं और जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज करने वाले प्राचीन चिकित्सक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत कौन है, प्राचीन काल के शल्य चिकित्सक है जो उस समय के प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ थे। फिर उसके बाद आते हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई का मान और शून्य की खोज की। फिर उसके बाद आते हैं श्री धराचार्य, जिन्होंने वर्ग समीकरण का हल का प्रतिपादन किया था। उसके बाद आते हैं जगजीत चंद्र बोस, जिन्होंने पौधों की संवेदनशीलता पे बात की थी। ठीक है, आगे बढ़ते सीवी रमन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एस रामानुजन, जिन्होंने संख्या सिद्धांत के गणितज्ञ हैं, नंबर थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, इन्होंने प्रक्षेपास्त्र निर्माण, मिसाइल मैन या मिसाइल डेवलपमेंट कहा जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान के फाउंडर हैं ये। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा की रिसर्च की थी, इन्होंने एटॉमिक एनर्जी की रिसर्च की थी। तो बच्चों यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन शैल्य चिकित्सक कौन थे। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और उनमें से एक आपको टिक करना होगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मिसाइल मैन कौन थे, 4 ऑप्शंस देंगे, उनमें में से आपको सही बताना होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाई का मान या शून्य की खोज किसने की, तो 4 ऑप्शंस देंगे इन्हीं में से और आपको सही ऑप्शन का चयन करना होगा। या फिर
क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम दे देंगे, दूसरी तरफ आपको खोज दे दी जाएंगी और आपको उनको मैचिंग करना होगा। तो ये टॉपिक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अभी ऊपर हमने पढ़े थे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण विदेशी वैज्ञानिक और उनके योगदान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने, ये तो आपको सबको पता होगा कि गुरुत्व आकर्षण बल की खोज की। डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं जिन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बताया था, रिलेशन बताया था। उसके बाद आते हैं एडवर्ड जेनर जिन्होंने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। उसके आगे बढ़ते अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेंसिलिन, प्रथम एंटीबायोटिक का खोज की थी या निर्माण किया था। आगे बढ़ते मैडम क्यूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने। आगे बढ़ते गैलीलियो, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? दूरबीन के आविष्कार की। ठीक है। थॉमस एडिसन, ये सबको पता है, विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। माइकल फैराडे, इन्होंने डायनामो की आविष्कार किया था। जॉन लोमी बेयार्ड, इन्होंने टेलीविज़न की खोज की थी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वैज्ञानिक पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया। 4-5 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कि एक तरफ खोज दे दी जाएगी, दूसरी तरफ साइंटिस्ट के नाम दे दिए जाएंगे और आपको मैचिंग करना होगा, या फिर आपको उनका आविष्कार दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या खोज की है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बच्चों, सुपर टेट का जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है। साइंस 10 मार्क्स की आनी है, नहीं पता कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं और पिछले पेपर में आए भी हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रदूषण, अत्यधिक वाहनों से वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी और जल प्रदूषित हो रहे हैं। इसके कारण हमारे मित्र जीव जैसे केंचुए और सांप भी मर रहे हैं। भूजल की कमी भी हो रही है विज्ञान के कारण। कैसे? जैसे कि ट्यूबवेलों से ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालने के कारण ज़मीन का जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, वाटर लेवल भी बहुत नीचे जा रहा है जिससे भूजल की कमी हो रही है। ठीक है। आइए देखते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये लाइन लिखी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो का योगदान, लेकिन भारत में अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को जाता है। इसरो द्वारा छोड़े गए कृत्रिम उपग्रहों की वजह से ही आज हम दूरदर्शन, संचार और शिक्षा घर 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 पहुँच रही है। तो यहाँ से आपसे बस यही पूछा जा सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर इसरो का इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा है और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, सुपर टेट में, सी टेट में या रीट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैंने वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए हैं, आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पेंसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज किसने की है? ये सब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, तो आपको बताना है। ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर क्या है। जी हाँ, इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पौधे की संवेदनशीलता का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? चलिए बताइए बच्चों, मैं आपको 1-2 मिनट का समय दे रही हूँ। इसका उत्तर है जगदीश चंद्र बोस।
ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है जगदीश चंद्र बोस। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैं इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ। नेम द फर्स्ट एक्सक्लूसिव एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम विशिष्ट शिक्षा उपग्रह का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर है एजुसैट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पिछले पेपर्स में पूछा भी गया है 2017 में, 2019 में। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। इस क्वेश्चन में तो किसी को भी समय नहीं लगना चाहिए, इसका आंसर सबको पता होगा। जी हाँ, जी हाँ, इसका आंसर है सर आइजैक न्यूटन। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक विधि का वह चरण जिसमें किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाया जाता है क्या कहलाता है। जी हाँ, मैंने आपको ये पढ़ाया था ऊपर कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि वैज्ञानिक विधि का वह चरण जिसमें किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, हाँ, थोड़ा मैं आपको समय दे रही हूँ, तब तक आप देखिए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सॉरी, परिकल्पना परिकल्पना है, जिसको इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। प्रश्न का एक संभावित उत्तर या अनुमान लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ। इसका आंसर ये है कि परिकल्पना, प्रश्न का एक संभावित उत्तर या अनुमान लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बच्चों, इस टॉपिक से आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि किसी घटना या वस्तु के बारे में जानने की इच्छा होना या पहला होना क्या, कौन सा चरण है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी आपने देखा उन प्रेक्षणों आंकड़ों को सही तरीके से लिखना या रिकॉर्ड करना, ये कौन सा चरण है, इस चरण का नाम बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये वैज्ञानिक विधि के 11 चरण हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था कि सबसे पहला चरण होता है जिज्ञासा, फिर होता है प्रश्न करना, फिर होता है परिकल्पना, फिर परीक्षण, फिर निरीक्षण, फिर अभिलेखन, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण, फिर पुनर्विचार, फिर निष्कर्ष निकालना, फिर नए प्रयोग। आपको ये ध्यान रखना है कि जिज्ञासा चरण में क्या होता है, उसके बाद वाले चरण में क्या होता है, उसके बाद वाले चरण में क्या होता है। इस तरीके से आपको इसे याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि परिणामों के आधार पर परिकल्पना करना कौन सा चरण है, या आपसे पूछा जा सकता है कि प्राप्त आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करना और निष्कर्ष की ओर बढ़ना, ये कौन सा चरण है। जी हाँ, ये विश्लेषण चरण है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो भावी शिक्षकों, यह था हमारा आज का पहला चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गति, बल, ऊर्जा, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है विज्ञान का। ठीक है, तो मिलते हैं कल वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, कल नहीं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।